हेलो डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लैंगिक जनन के बारे में। जो पहला चैप्टर है 12th बायोलॉजी का, जीवों में जनन, इसका हम लोगों ने पहला वीडियो देख चुका है और बना भी दिए हैं। तो अगर आप लोग अभी उस पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर उसे भी देखें। और ये हम लोगों को जीवों में जनन का दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोग खासकर लैंगिक जनन से संबंधित सभी चीज़ें जानेंगे और उनसे क्या क्वेश्चन एग्ज़ाम बिहार बोर्ड 2025 में बनेंगे या बनने की संभावना है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर देखने को मिलेगा लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो लैंगिक जनन की एक विधि है। लैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें दो विपरीत लिंग से एक नए जीव का उत्पत्ति होता है। दो विपरीत लिंग का मतलब हुआ एक नर और एक मादा। जब एक नर और एक मादा आपस में निषेचन की क्रिया करता है तो एक नए जीव का उत्पत्ति होता है। अर्थात इसमें जीवों की दो व्यस्ति भाग लेता है। जीवों की दो व्यस्ति कहने का मतलब हुआ एक नर और एक मादा। इसमें दो बहुकोशिकीय जीव भाग लेते हैं। इसमें निषेचन की क्रिया होती है। इसमें उत्पन्न जीव का जीवन अवधि अधिक दिनों का होता है। इसमें जो भी जीव जन्म लेगा वो बहुकोशिकीय होगा। इसमें निषेचन की क्रिया होती है और इसमें जीवों का जो जीवन अवधि होता है अधिक दिनों का होता है। इस जीवों में अनुकूलन की क्षमता पाई जाती है। वो किसी भी बाहरी वातावरण में अपने आप को ढालने में सक्षम होती है। इससे जीवों की जनसंख्या में वृद्धि होने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे कि एक दो मानव अगर आपस में निषेचन करता है तो उससे जो संतान होता है तो उसके पास जो भी संसाधन है उस संसाधन में बंटवारा होना शुरू होता है और उपयोग करना शुरू करता है। तो जिससे जैसे संसाधन की कमी आता है तो उसके जीवन पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। इसमें उत्पन्न जीव हूबहू अपने जनक के समान नहीं होते हैं और इस प्रकार के जीव में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। जैसे आप देख सकते हैं मनुष्य, जानवर, मछली, मतलब जितने भी स्तनधारी है उस सभी जीवों में जो है ये लैंगिक जनन की क्रिया देखने को मिलता है। अब हम लोग जानेंगे कि लैंगिक जनन के द्वारा जब जीवों की संख्या में जब वृद्धि हो जाएगा तो जीवों की संख्या में वृद्धि होने पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है और ये क्वेश्चन हमेशा जो है सरकार की तरफ से भी रखा जाता है, क्योंकि जनसंख्या आने वाले समय में जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, इसका बहुत हमारे जो आर्थिक स्थिति है देश का, इकोनॉमी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इकोनॉमी के आगे बढ़ने और पीछे होने पर जनसंख्या का प्रभाव पड़ता है। तो इस पर सरकार का भी ध्यान रहता है। तो ये क्वेश्चन बनने की संभावना हर एग्जामों में ज़्यादा रहती है। तो हमारा क्वेश्चन है कि जीवों की जनसंख्या में वृद्धि होने पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको लिखना है कि आजकल बढ़ती हुई जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है। आजकल बढ़ती हुई जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है। आने वाले समय में एक दिन मनुष्य काल के गोद में समा जाएगा। अगर इसी तरह जनसंख्या का वृद्धि होता रहे तो निश्चित है कि आने वाला जो भविष्य है वो खतरा में पड़ जाएगा, जिसी को हम लोग बोलते हैं काल के गोद में समाना, मतलब खतरे का निशानी होना। दिन प्रतिदिन यह समस्या बढ़ती जा रही है, जिसके लिए विभिन्न देशों ने इस पर विचार विमर्श भी किए हैं। हर देश इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। बहुत सारी योजनाएं चलाया जा रहा है, जैसे परिवार नियोजन, बहुत सारा यांत्रिक विधि है, प्राकृतिक विधि है, मतलब बहुत सारी विधि है। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि जनसंख्या को कम किया जाए। अतः मनुष्य का यह कर्तव्य है कि जल्द से जल्द इसके उपाय का कदम उठाए, क्योंकि इससे जो समस्या आएगा वो मनुष्य को ही दिक्कत होने वाली है। तो क्यों नहीं पहले से ही मनुष्य शिक्षित होकर इस समस्या से निपटाने का उपाय निकालें, जिसके निम्नलिखित प्रभाव पड़ सकते हैं। अगर किसी भी देश का या किसी भी राज्य का जनसंख्या अगर बढ़ता है तो क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो पहला प्रभाव है प्राकृतिक संसाधन में कमी। प्राकृतिक संसाधन कहने का मतलब जो भी हमें प्रकृति के द्वारा, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नदी में द्वारा जो जल हमें मिला है, जो पहाड़ और पर्वत है, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इस संसाधन में जो है कमी होना शुरू हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय में कमी, क्योंकि कामगारों की संख्या ज़्यादा होगा और संसाधन का कमी होगा तो प्रति व्यक्ति आय में भी कमी होगा। कृषि योग्य भूमि में कमी, लोग अपने शौक सुविधाओं के लिए खेतों को जो है
खेतों को मकान बनाकर उसमें बदल देंगे, फैक्ट्री लगाना शुरू करेंगे, जिससे कृषि योग्य भूमि में कमी आ जाएगा। स्वास्थ्य का खराब होना, क्योंकि जब बहुत सारे फैक्ट्री लगेंगे तो वायुमंडल में बहुत सारी खराब गैसें मिलेंगे, जिससे आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। विभिन्न बीमारियों का जन्म लेना, और इससे क्या होगा कि विभिन्न प्रकार के वायरस, जीवाणु वायुमंडल में घूमते रहेंगे, जिससे हमें विभिन्न प्रकार की बीमारी भी हो सकता है। कुछ और बातें हैं। अगला है परिवार का स्थिति दयनीय होना, मतलब दिन प्रतिदिन आपका जो परिवार का जो स्थिति अच्छा है उसमें कमी होना शुरू हो जाएगा। देश का अर्थव्यवस्था बिगड़ना, संकटग्रस्त जीवों का खत्म होना, मतलब बहुत सारा प्रभाव पड़ सकता है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए जितना जल्द से जल्द हो सके जनसंख्या पर नियंत्रण करना बेहद ही जरूरी है। अगला टॉपिक हम लोगों का है निषेचन। फर्टिलाइजेशन क्या है? तो नर युग्मक अर्थात शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु। नर युग्मक को स्पर्म कहते हैं और मादा युग्मक को एक कहते हैं, मतलब अंडाणु कहते हैं, कि आपस में संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। मान लीजिए ये हमारा जो है, आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है ये नर युग्मक है, और प्लस में जब हमारा अंडाणु आपस में अभिक्रिया करता है तो इसके फलस्वरूप एक कोशिकीय जीव का निर्माण होता है। तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं निषेचन। इस क्रिया को बोला जाता है निषेचन, और निषेचन के फलस्वरूप एक कोशिकीय युग्मनज अर्थात जाइगोट का निर्माण होता है। तो आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनाया गया है, निम्नलिखित में से जाइगोट काय कोशिकीय है? तो जाइगोट जो है एक कोशिकीय जीव है। निषेचन की क्रिया लैंगिक जनन करने वाले जीवों में होता है। अलैंगिक जनन करने वाले जीवों में निषेचन की क्रिया नहीं होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्टिलाइजेशन, निषेचन, तो बोलेंगे जब नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में संलयन होता है तो इस क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं, और निषेचन के फलस्वरूप एक कोशिकीय जाइगोट का निर्माण होता है, और यह जो है लैंगिक जनन करने वाले जीवों में होता है। जैसे हो जाएगा मनुष्य, जानवर, इस समय जो है निषेचन की क्रिया होता है। अगला टॉपिक है कि नर युग्मक और मादा युग्मक में अंतर, अर्थात शुक्राणु और अंडाणु में अंतर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार बनाया गया है और ये VVI क्वेश्चन है। तो पहला अंतर है नर युग्मक सचल होता है और मादा युग्मक अचल होता है। मतलब नर युग्मक जो है छड़ के आकार का होता है और ये गतिशील होता है, लेकिन मादा युग्मक गोलाकार होता है, ये एक जगह ही स्थिर रहता है। तो हमारा दूसरा अंतर है, इसका आकार छन्नुमा होता है, इसका आकार गोलाकार होता है। इसका निर्माण वृषण मतलब टेस्टिस में होता है। वृषण जो है पुरुषों का या नर का कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण जनन अंग है। तो इसका निर्माण वृषण में होता है, और मादा युग्मक का निर्माण अंडाशय में होता है। अंडाशय जो है मादा जनन अंग का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। एक दिन में करोड़ों शुक्राणु परिपक्व होता है। एक दिन में 10 के पावर 12 से 10 के पावर 13, एक दिन में 10 के पावर 12 से 10 के पावर 13 शुक्राणु का निर्माण होता है। लेकिन महिलाओं में 28 दिनों में एक अंडाणु ही परिपक्व होता है, और पूरे जीवन अवधि में अपना जो है वो 400 से 450 अंडाणु ही बना पाती है। तो अभी आप लोगों ने देखा नर युग्मक और मादा युग्मक में अंतर, ये आपको समझ में आया होगा। अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है कायिक प्रबंधन। कायिक प्रबंधन, ये गलत है। कायिक प्रबंधन या कायिक जनन, तो पौधों में होने वाले अलैंगिक जनन ही कायिक जनन है। मतलब पौधों में जो अलैंगिक जनन की जो क्रिया होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कायिक जनन या कायिक प्रबंधन। अर्थात कायिक प्रबंधन अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें पौधों के कायिक भाग जड़, तना और पत्ती। जड़, तना और पत्ती जो है पौधों का कायिक भाग है। एक बार ऑब्जेक्टिव बनाया गया है कि निम्नलिखित में से कौन पौधों का कायिक भाग नहीं है? तो जड़, तना, पत्ती और फूल होता है। ऑप्शन में तो फूल जो हमारा है वो कायिक भाग नहीं है, तो आपको याद रखना है कि जड़, तना और पत्ती जो है कायिक भाग है। तो पौधों के कायिक भाग जड़, तना, पत्ती इत्यादि से नए पौधे का उत्पत्ति होता है, उसे ही हम लोग कायिक प्रबंधन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जड़ द्वारा कायिक प्रबंधन किस में होता है? तो मूली में, गाजर में, शकरकंद में, शतावरी में। जड़ मतलब रूट। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कायिक प्रबंधन आधुनिक तरीका में इसका बहुत उपयोग किया जा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम और
व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे आप जरूर देखें। तो जड़ के द्वारा कायिक प्रबंधन किसमें होता है? तो मूली, गाजर, शकरकंद और शतावड़ में। अगला है कंद, ट्यूब्स। ट्यूब्स के द्वारा आलू में होता है। प्रकंड मतलब राइजोम, मतलब जिसको हम लोग तना भी कहते हैं। तना के द्वारा होता है अदरक, हल्दी, ईख। अदरक, हल्दी, ईख। ये तना वाला जो है राइजोम को हिंदी में लिख देता है कि राइजोम द्वारा कायिक प्रबंधन किसमें होता है? तो अदरक, हल्दी और ईख, ये आपको याद रखना है। घन कंद द्वारा होता है अरबी, केसर, वड़ा। सल्क कंद मतलब बल्ब द्वारा होता है प्याज, लहसुन। ऊपरी भूअस्तारी मतलब रुनर द्वारा होता है घास, शकरकंद, परवल, अंगूर, खट्टी, बुट्टी। भूअस्तारी द्वारा होता है केला, अरबी, बांस, स्ट्रॉबेरी। और भूअष्टारिका मतलब ऑफसेट द्वारा होता है जलकुंभी, पिस्टिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भूअष्टारिका द्वारा कायिक प्रबंधन किसमें होता है? तो जलकुंभी और पिस्टिया में। पत्ती द्वारा कायिक प्रबंधन किसमें होता है? लीफ द्वारा। तो ब्रायोफिल्म को ही बोलते हैं पत्थर चट्टा, और एक होता है कलेंचा। तो ये जितना भी अभी आपने देखा है कायिक प्रबंधन, इसमें से 100% आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2 ऑब्जेक्टिव आता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है भूअष्टारिका, और भूअष्टारिका के बाद आपका इंपॉर्टेंट बनता है राइजोम, तना। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। अगला टॉपिक है हम लोग का जलकुंभी क्या है? वाटर हाइकेनथ या इकोरिना। तो जलकुंभी क्या है? ये से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जाता है। तो जलकुंभी एक जलीय और विदेशी पौधा है। जलकुंभी जो है एक जलीय और विदेशी पौधा है। यह स्थिर जल में तेजी से वृद्धि करता है। यह स्थिर जल में तेजी से वृद्धि करता है। यह जल में घुले हुए ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। और जब यह जल के घुले हुए ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है तो जो भी जलीय जीव होता है उससे ऑक्सीजन का अभाव होने लगता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगता है, तो वो नष्ट होने लगता है। जलकुंभी में जनन भूअष्टारिका के द्वारा होता है। जलकुंभी में जनन भूअष्टारिका के द्वारा होता है। इसे महाविपत्ति तथा बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। तो पता नहीं कितना बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि बंगाल का आतंक कौन है? तो जलकुंभी है। एक ऑब्जेक्टिव है जिसे आप देख सकते हैं, जाइगोट कैसी संरचना है? तो द्विगुणित संरचना है। जाइगोट जो है कैसी संरचना है? तो द्विगुणित संरचना है। और आपके एग्जाम में पूछेगा कै कोशिकीय है? तो एक कोशिकीय है। शुक्राणु और जो अंडाणु है वो अगुणित होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी इस चैप्टर से संबंधित जो भी टॉपिक हैं वो हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो पे देखेंगे, और 2 वीडियो और बनेगा, और 2 वीडियो के बाद ये चैप्टर आपको जो है पूरी तरह से हम खत्म कर देंगे। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।